हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये क्या आज पढ़ना है पैथोलॉजी में कि प्रतिजन या एंटीजन क्या है। तो प्रतिजन एंटीजन क्या है तो इसके बारे में जानना है। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं। एंटीजन क्या होती है तो ये एंटीजन पदार्थ होती है। एंटीजन क्या होती है तो ये पदार्थ होते हैं। एंटीजन क्या होती है तो वे पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में प्रविष्ट होने पर जो क्या होगा तो ये एंटीजन शरीर में क्या होगा तो ये मानव के शरीर में पदार्थ क्या होगा तो ये शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिपिंड शरीर में प्रविष्ट होने पर क्या होगा तो ये शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिपिंड बनाएगा। क्या बनाएगा होने पर तो ये प्रतिपिंड बनाती है। प्रतिपिंड क्या बनाएगी तो ये शरीर में प्रविष्ट होने पर वे एंटीजन पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिपिंड एंटीबॉडी पदार्थों का निर्माण या प्रोत्साहन करते हैं। जो शरीर में प्रविष्ट होने पर कौन तो एंटीजन जो पदार्थ वह होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिपिंड क्या तो प्रतिपिंड एंटीबॉडी क्या होगा तो प्रतिपिंड एंटीबॉडी जो पदार्थों का निर्माण या प्रोत्साहन देते हैं। जो पदार्थों का क्या करते हैं तो पदार्थों का निर्माण या प्रोत्साहन देते हैं। ये निर्माण या प्रोत्साहन देते हैं। एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं तो शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिपिंड या एंटीबॉडी पदार्थों का क्या करेंगे तो प्रोत्साहन देते हैं। तो ये शरीर में प्रविष्ट अथवा उसमें उत्पन्न कोई पदार्थ और शरीर में कोई उत्पन्न पदार्थ जो जिसमें एंटीबॉडी बनाती है और शरीर में क्या बनाती है तो ये एंटीबॉडी बनाती है। किस में तो ये मानव को शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाएगी तो एंटीबॉडी बनाती है। मानव को शरीर में ये प्रविष्ट होने पर क्या बनाएगी तो एंटीबॉडी बनाती है जो विशिष्टता उस पदार्थ की प्रतिक्रिया करती है। और उस पदार्थ की क्या करेगी तो प्रतिक्रिया जो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता की आधार होती है। और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग की क्षमता प्राप्त होगी। क्या होगी तो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता प्राप्त होती है। किसमें तो ये मानव की शरीर में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता प्राप्त होती है। किसमें तो ये मानव की शरीर में ये एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता प्राप्त होती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता का आधार होती है। और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रोग क्षमता का क्या है तो ये आधार है। एंटीबॉडी क्या है तो प्रतिकृति आधार पर ये क्या है तो रोग क्षमता आधार है। जो क्या होते एंटीजन के उदाहरण है जीवाणु जीव विषाणु तथा वायरल रक्त होते हैं। और इसका उदाहरण में क्या होगा तो ये जीवाणु होती है। क्या होती है उदाहरण में तो जीवाणु क्या होगा जीवाणु बैक्टीरिया वायरस ये सभी होंगे। जीव विष एवं क्या होंगी तो बाह्य रक्त होंगे। और क्या होंगे तो ये बाह्य रक्त ये सभी होंगे। इसमें एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया के आधार पर ये उदाहरण में क्या होंगी तो उदाहरण में जीवाणु होगी जीव विष होगी और बाह्य रक्त होती है। किसमें तो एंटीजन के उदाहरण में होगा। तो एंटीजन जीवाणु विषाणु फंगस जीव विष और बाह्य रक्त कोशिकाएं तथा वैक्सीन के रूप में इंजेक्शन द्वारा ही शरीर में पहुंचाए जाने वाले ये कृत्रिम जन क्या है तो एंटीजन है। ये सभी क्या है
तो जीवाणु, विषाणु, फंगस, ये सभी क्या है, बाह्य रक्त कोशिकाएं वैक्सीन के रूप में, ये सभी किसके रूप में, तो ये वैक्सीन के रूप में ये सभी टीके लगाए जाते हैं। इसका क्या किए जाते हैं, तो टीके के रूप में लगाए जाते हैं। जीवाणु, विषाणु, ये सभी को किसके रूप में लगाया जाएगा, तो ये सभी टीके के रूप में लगाया जाएगा। तो इसी कृत्रिम रोग को क्या बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, कृत्रिम रोग को, इसी कृत्रिम रोग को क्या बोलेंगे, तो एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटीजन। इसी के द्वारा एंटीजन बोलेंगे, जो वैक्सीन के टीके सभी लगाए जाएंगे। तो ये सभी क्या है, तो ये कृत्रिम रोग एंटीजन है। कृत्रिम रोग क्या है, तो एंटीजन होते हैं। क्या होंगे, तो एंटीजन होते हैं। जितने वैक्सीन ग्रुप के कि बैक्टीरिया, वायरस, ये रक्त वाहिका, ये सभी में क्या लगाए जाएंगे, टीके, तो ये सभी को क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। ये कृत्रिम रोग सभी क्या होंगे, तो एंटीजन होंगे। तो ये सभी एंटीजन है। तो ये क्या होती है कि अगर याद रखने के लिए क्या है कि एक पूर्ण एंटीजन होने पर तथा एंटीबॉडी के बनने की प्रेरित करने के लिए एंटीजन का अणुभार और एंटीजन का अणुभार या इससे अधिक होना आवश्यक है। और 10,000 एंटीजन का क्या होती है, तो अणुभार होती है। और एंटीजन का अणुभार कितनी होती है, तो एंटीजन का अणुभार 10,000 होती है। इसका अणुभार कितना होगा, तो 10,000। एंटीजन का अणुभार कितनी होती है, तो 10,000 होती है। क्या है कि एंटीजन का पूर्ण होने के रूप में, एंटीजन किसके रूप में, तो ये पूर्ण होने पर अणु कितनी होंगी एंटीजन का, तो 10,000 होती है। और पूर्ण एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड देते हैं। एंटीजन क्या देंगे, तो ये एंटीजन क्या देंगे, तो ये प्रोटीन क्या देंगे, एंटीजन, तो एंटीजन प्रोटीन देते हैं। और या पॉलीसेकेराइड देते हैं, या क्या देंगे, पॉलीसेकेराइड। एंटीजन क्या देंगे, तो एंटीजन देंगे क्या, तो प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड भी देती है, एंटीजन होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से होने पर ये एंटीजन क्या देंगे, तो ये एंटीजन प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड देंगे। एंटीजन को शरीर में प्रविष्ट करते क्या हो जाएगी, शरीर में प्रविष्ट करते ही एंटीजन क्या होती है, तो ये शरीर में प्रविष्ट करते ही या शरीर में क्या होगा, तो ये बन जाता है। क्या, किसके रूप में, तो ये उभार के रूप में बन जाती है। एंटीजन को शरीर में प्रविष्ट करते ही या शरीर में बन जाती है। एंटीजन को शरीर में प्रविष्ट करते ही क्या बन जाएगी, तो एंटीजन बन जाती है, उभार के रूप में बन जाएगी। तो प्रतिपिंड या एंटीबॉडी, अब किसके बारे में पढ़ना है, ये प्रतिजीन एंटीजन के बारे में पढ़ना था। अब क्या है कि प्रतिपिंड या एंटीबॉडी क्या है, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी क्या है, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी क्या है। अब इसके बारे में जानना है कि प्रतिपिंड या एंटीबॉडी क्या है। तो प्रतिपिंड एंटीबॉडी किसको कहेंगे, ये कैसे होगा, तो रक्त सीरम में पाए जाने वाला एक प्रोटीन पदार्थ जो रक्त के सीरम में, जो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है,
ये क्या है, तो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, तो रक्त डाला हुआ है। वेन से लेकर रक्त कितना, तो 5 ml डाला गया है। तो ये क्या है कि इसी में ये वाटरी पोजीशन ऊपर हो जाती है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं, ये वाटरी पोजीशन है। तो इसमें ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे, तो ये प्लाज्मा है। ये क्या है, तो प्लाज्मा। और नीचे जो जमा हुआ है वह क्या है, तो सेरम है। यही सेरम और प्लाज्मा है जो क्या है कि बीकर में रखा हुआ है। तो रक्त के सीरम में पाए जाने वाले, इसी में रक्त के सीरम में पाए जाने वाले, रक्त के सीरम में क्या होगा, तो पाए जाने वाला एक प्रोटीन, एक क्या होगा, तो ये इस रक्त में पाए जाने वाले क्या है, तो रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन, रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन, रक्त के सीरम में, रक्त में पाए जाने वाले, रक्त में पाए जाने वाले, रक्त में सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन, पाए जाने वाले प्रोटीन, जो रक्त में जो सीरम तैयार किया गया है उसमें क्या है कि ये प्रोटीन जो पदार्थ को किसी विशिष्ट एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। और ये प्रतिक्रिया किसके रूप में होगा, तो एंटीजन के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में, तो एंटीजन के रूप में प्राप्त होती है। किस में, तो ये रक्त के सीरम में एंटीजन के रूप में ये प्रोटीन प्राप्त होगा। किस में, तो रक्त के सीरम में प्रोटीन होने पर एंटीजन के रूप में प्राप्त होते हैं। एंटीजन के रूप में क्या होंगे, तो प्राप्त होते हैं। तो प्रतिपिंड या एंटीबॉडी पूर्व में संक्रमण टीका लगवाने, और पूर्व में क्या है कि ये संक्रमण टीका को लगवाने या गर्भाशय मात्र से भ्रूण स्थानांतरित होने, ये सभी क्या है कि टीका के लगवाने, ये सभी टीका लगाने पर ही होती है। ये सभी किसके, तो टीका लगाने पर। ये सभी किसके लगाने पर, तो ये टीके लगाने पर। किस बीमारी में, तो टीका गर्भाशय की माता में और पूर्व संक्रमण होने पर। ये गर्भाशय माता में, गर्भाशय माता में या पूर्ण संक्रमण में, ये सभी बीमारी में होती है। ये सभी बीमारी में क्या होगा, तो ये टीके लगाए जाती है जो एंटीजन के द्वारा क्या होगा, तो ये शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं। तो ये सभी प्रविष्ट किए जाएंगे तो भ्रूण स्थानांतरित होने के अथवा बिना किसी प्रतिजन से उद्दीपन दुर्घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। और जो ये वैक्सीन लगाया जाएगी तो उसमें क्या होगी, तो निम्न आपातकालीन दुर्घटनाएं भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके अतिरिक्त बिना किसी कारण के प्राकृतिक एंटीबॉडीज भी हो सकती है। और प्राकृतिक के कारण क्या हो सकती है, तो एंटीबॉडी भी हो सकती है। और कार्य करने की विधि में अनुसार एंटीबॉडी एग्लूटिन या बैक्टीरियोलाइसिन या हीमोलाइसिन या ओसोपिन आदि प्रोटीन वर्गों में विभाजित की जा सकती है। और ये सभी को किस में, तो बैक्टीरियोलाइसिन ये सभी में क्या होगी, तो ये सभी में विभाजित होती है। क्या हो जाएगी, तो ये सभी में बैक्टीरियोलाइसिन, ये जितने फंगस होंगे उस सभी में क्या होंगे, तो ये एंटीबॉडी ये विभाजित हो जाती है। तो ये एंटीबॉडी की प्रतियोगिता तत्व, एंटीबॉडी इनको प्रतियोगी तत्व या पदार्थ कहते हैं। एंटीबॉडी को प्रतियोगी तत्व को क्या कहेंगे, ये एंटीबॉडी है। ये क्या है, तो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को क्या कहेंगे, तो ये प्रतियोगी। ये एंटीबॉडी का क्या है, तो एंटीबॉडी इनको प्रतियोगी तत्व, एंटीबॉडी को क्या,
तो प्रतियोगी तत्व। एंटीबॉडी को प्रतियोगी तत्व, एंटीबॉडी में जो प्रतियोगी तत्व होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो ये पदार्थ कहते हैं। ये एंटीबॉडी में जो प्रतियोगी तत्व या पदार्थ कहते हैं। एंटीबॉडी में जो प्रतियोगी तत्व होंगे उससे क्या कहेंगे, तो पदार्थ कहते हैं। एंटीबॉडी में जो प्रतियोगी तत्व पदार्थ होते हैं, एंटीबॉडी में जो प्रतियोगी तत्व होंगे उससे क्या कहेंगे, तो एंटीबॉडी पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, तो पदार्थ कहेंगे। और जो एंटीजन पदार्थों को नष्ट होने में, जो एंटीबॉडी पदार्थ को नष्ट होने में अपना सक्रिय योगदान करेंगे, अर्थात ये सभी विशेष प्रकार की प्रोटीन है। ये सभी किस प्रकार की, तो एक विशेष प्रकार की क्या है, तो एक प्रोटीन है। ये क्या है, विशेष प्रकार की, तो एक प्रोटीन है। ये एंटीबॉडी सभी क्या है, तो ये पदार्थ ये सभी एक विशेष प्रकार की क्या है, तो एक प्रोटीन है, जिनको ग्लोब्यूलिन नाम से संबोधित किया जाता है। इसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो ग्लोब्यूलिन से संबोधित किया जाता है। इसको किस नाम से, तो ग्लोबुलिन नाम से संबोधित किया जाता है। ग्लोबुलिन नाम से संबोधित किया जाएगा। इसको किस नाम से संबोधित किया जाएगा, तो ग्लोबुलिन नाम से इसको संबोधित किया जाएगा। और इसको संक्षेप में डीजी भी लिख सकते हैं। इस ग्लोबुलिन को संक्षेप में क्या कर सकते हैं, तो इसको डीजी नाम से भी लिख सकते हैं। किस नाम से, तो डीजी नाम से भी लिखा जा सकता है। इनके अनेक प्रकार है। ये प्रकार भी इसी आधार से किए गए कि एंटीबॉडी पदार्थ जो रोग उत्पादक जीवाणुओं को जो शरीर में प्रवेश पा चुके हैं, किस प्रवेश से नष्ट है और किस प्रवेश से ये नष्ट है। वयस्क मानव में समानतः मुख्य रूप से 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है। और इस विशेष प्रकार की वयस्क मनुष्य जो क्या होती है, वयस्क मनुष्य होती है। वयस्क मनुष्य ज़्यादा उम्र हो जाने पर वयस्क मनुष्य को कितने प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो 5 प्रकार की। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है। इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, तो 5 प्रकार की होती है। वयस्क हो जाने पर 5 प्रकार की होती है। वयस्क हो जाने पर इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार की होगी, तो ये 5 प्रकार की होगी इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। इम्यूनोग्लोबिन वयस्क मनुष्य मतलब ज़्यादा उम्र हो जाने पर इम्यूनोग्लोबिन की संख्या 5 प्रकार की हो जाती है वयस्क मनुष्य में। इम्यूनोग्लोबिन गामा ए IgA, इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो IgA। इम्यूनोग्लोबिन गामा ए, तो IgA ये शॉर्ट नेम होगा इम्यूनोग्लोबिन गामा का ए का। तो यह दूध का श्वसनीय पथो या कहाँ पर, जो दूध की श्वसनीय पथो आंत की श्लेष्मा तथा आंसुओं में पाई जाती है। या कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, तो दूध की श्वसनीय में, किस में, तो ये दूध ये आंतों की श्लेष्मा तथा आंसुओं में ये दूध की श्वसनीय तथा आंतों की श्लेष्मा, आंतों की कहाँ पर, तो श्लेष्मा में, आंतों की श्लेष्मा में। या क्या होगा, तो ये आंसुओं में और तथा आंसुओं में भी पाई जाती है, तथा आंसुओं में पाई जाती है। कौन, तो इम्यूनोग्लोबिन आंसुओं में पाई जाती है। ये सभी कहाँ पर पाई जाती है, ये इम्यूनोग्लोबिन गामा ए IgA ये सभी कहाँ पर पाई जाती है, तो दूध की श्वसनीय आंतों की श्लेष्मा में तथा आंसुओं में भी ये सभी पाई जाएगी। कौन गामा, तो इम्यूनोग्लोबिन। और इसका अनुभार कितना होगा,
तो इसका अनुभार 1,70,000 होगा। इसका अनुभार कितनी होगी? तो 1 लाख अनुभार, इसका अनुभार कितना होगा? तो 1,70,000 होगा, 1,70,000 होगा। इसका अनु कितना होगा? तो 1,70,000 होगा। इसका अनुभार कितना होगा? तो 1,70,000 हो जाएगा। किसका? तो इम्यूनोग्लोबिन गामा ए का अनुभार कितनी होती है? तो 1,70,000। अब क्या है दूसरा नंबर? तो इम्यूनोग्लोबिन दूसरा नंबर क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी। तो इसको शॉर्ट नेम क्या लिखेंगे? तो IG और डी लिखेंगे। इसका शॉर्ट नेम क्या होगा गामा का? तो IgD। ये शॉर्ट नेम होगा किसका? तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी का शॉर्ट नेम क्या होगा? तो IgD होगा। तो इसको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी। IG से गामा और डी से इम्यूनोग्लोबिन। तो यह प्लाज्मा के सूक्ष्म रूपों में पाई जाती है। यह कहाँ पर पाई जाती है इम्यूनोग्लोबिन गामा डी? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पर? तो वाटी पोजीशन में प्लाज्मा में पाई जाएगी, प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा कहाँ पर तो ये प्लाज्मा में पाई जाती है। और इसका अनुभार कितना होगा? तो 1,80,000 होगा। इसका भी अनुभार कितना होगा? तो 1,80,000 होगा। इसका अनुभार कितना होगा? तो 1,80,000 होगा। इसका भी अनुभार कितनी होगी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा डी का? तो 1,80,000 होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन गामा अगर लिख दिया जाए कि IgD इसका प्लाज्मा के रूप में पाई जाती है, कहाँ पर इसका अनुभार कितना होगा? तो 1,80,000 होती है। और ये कहाँ पर सूक्ष्म रूप में पाई जाएगी? तो ये प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पर? तो प्लाज्मा में वाटरी पोजीशन में, जो सेरम के ऊपर वाले भाग होती है उसमें पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। अब तीसरा नंबर क्या है? तो इम्यूनोग्लोबिन गामा ई, इम्यूनोग्लोबिन गामा ई। तीसरा नंबर क्या पढ़ना है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई। इसके बारे में पढ़ना है। इसका शॉर्ट नेम क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई का शॉर्ट नेम क्या होगा? तो IgE होगा। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? IgE होगा। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? तो IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई का शॉर्ट नेम क्या होगा? तो IgE लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यह कैसे होगी या कहाँ पर होती है, इसके बारे में जानना है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा कहाँ पर होगा? तो यह एलर्जी से के बहुत से रोगियों में बढ़ जाती है। ये किस बीमारी में बढ़ जाती है? तो मानव को एलर्जी की बीमारी में बढ़ जाती है। एलर्जी की बीमारी में ये इम्यूनोग्लोबिन किस बीमारी में बढ़ जाएगी? तो एलर्जी की बीमारी में बढ़ जाती है। किस बीमारी में? तो एलर्जी। मानव को एलर्जी की बीमारी जो अपने आप ये उत्पन्न होती रहती है मानव को शरीर में ये बीमारी, तो ये एलर्जी की बीमारी में ये गामा हो जाएगी। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई एलर्जी की बीमारी में उत्पन्न हो जाती है।
ये क्या होगा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ई किस बीमारी में बढ़ जाएगी, तो ये एलर्जी की बहुत सारे रोगियों में ये बढ़ जाएगी। जितने रोगी होगा एलर्जी का वो सभी में क्या बढ़ जाएगी, तो इम्यूनोग्लोबिन गामा ई, तो IgE ये बढ़ जाती है किस बीमारी में, तो एलर्जी वाली बीमारी में। यह रिएजिन बनाने में महत्वपूर्ण होता है, यह क्या बनाने में, तो रिएजिन बनाने में यह महत्वपूर्ण होता है। और इसका अणुभार कितना होगा, तो 20 लाख होगा। और इसका अणुभार कितना हो जाएगी, तो 20 लाख हो जाती है। इसका अणुभार होती है, क्या होगी, तो अणुभार 20 लाख हो जाती है। इसका अणुभार कितना हो जाती है, तो 20 लाख हो जाती है। एलर्जी का भी अणुभार कितनी होती है, तो ये 2 लाख होती है। इसका भी अणुभार कितना होगा, तो 2 लाख होती है। कितना होगा, तो 2 लाख होगा एलर्जी बीमारी का अणुभार। यह कहाँ पर हो जाएगी, तो ये बहुत से रोगियों में बढ़ जाती है। मानव को शरीर में एलर्जी की बीमारी हो जाती है, तो इसमें एलर्जी का अणुभार हो जाएगा 2 लाख होती है। तो अब चौथा नंबर क्या है कि इम्यूनोलॉजी गामा जी, इम्यूनोलॉजी गामा जी क्या होगा, तो इम्यूनोलॉजी गामा जी के बारे में पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है चौथा नंबर, तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी के बारे में पढ़ना है। गामा जी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी के बारे में पढ़ना है। तो इसको शॉर्ट नेम क्या लिखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी का, तो IG जी लिखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा का शॉर्ट नेम क्या होगा, तो IG होगा, IgG होगा इम्यूनोग्लोबुलिन गामा का। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी इसके बारे में जानना है। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी कहाँ पर पाई जाएगी, तो यह प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन है। यह कहाँ पर पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन प्लाज्मा में पाई जाती है। ये इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है, तो प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पर, तो प्लाज्मा में पाई जाएगी। यह इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है, सेरम कवाटी पोजीशन पर जो प्लाज्मा बच जाती है उसमें प्लाज्मा में ये पाई जाएगी। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी IG पाई जाती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन यह प्रसव में पूर्व ऊपर से ही होकर शिशु में पहुंच जाती है। और ऊपर से ही होकर कहाँ पर पहुंच जाती है, प्रसव पूर्व अवस्था में तो शिशु में पहुंच जाती है। और इसमें जन्म के पूर्व इम्यूनिटी उत्पन्न कर देती है। और जन्म के समय क्या उत्पन्न कर देगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न कर देती है शिशु में। किस में, तो ये शिशु में जन्म के समय, शिशु में जन्म के समय इम्यूनिटी उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देगी, इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगी शिशु में ये उत्पन्न कर देती है। तो ये शिशु में पाई जाएगी कब, तो जन्म के समय ये पाई जाएगी इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी गामा जी IgG पाई जाती है। तो यह उस इम्यूनिटी का उत्पन्न कर देगा जो शिशु में जन्म लेने के समय हो जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाएगी, तो ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जी। तो यह टॉक्सिन विषाणु जीवाणु के लिए, यह किसके लिए, तो टॉक्सिन विषाणु तथा जीवाणुओं के लिए मुख्य एंटीबॉडी है। ये सभी टॉक्सिन जितने ग्रुप होती है ये सभी क्या है, तो एक मुख्य एंटीबॉडी है। और इसका अणुभार कितना होगा, तो इसका अणुभार कितनी होती है, तो 1,50,000 होती है। इसका अणुभार कितना होगा, तो 1,50,000 होती है।